तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार अगले क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम शाम को देखेंगे आपका उत्तराखंड पीसीएस का आपका जो सेकंड पेपर है, उत्तराखंड स्पेसिफिक, उसे। और कल जो हमने देखा था आपका यूनिट, हम फर्स्ट ही पे भी हैं, इसमें हमने कल आपका जो परिवहन वाला टॉपिक शुरू किया था और इसमें हमने जो आपका परिवहन के बारे में चीज़ें देखी। आपका फिर सड़क पे देखा, अपना सड़क पे हमने भी नहीं देखा, हमने सिर्फ परिवहन को देखा, ठीक है। और बाकी अब जो इसमें चीज़ें बची हैं आपकी, हम इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी कल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तो जो एडिशनल नोट्स बने हुए थे खुद के, हमने उस पर डिस्कस किया, तो उस पर थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया था। परिवहन, राज्य परिवहन विभाग के बारे में थोड़ा सा देखा। फिर उसके बाद जो आपका हमने ये नोट्स आपके बनाए थे परिवहन को लेके, इससे हमने देखा, तो इसमें थोड़ा आपका टाइम लग गया था, इस वजह से आपको पूरा नहीं हो पाया। तो ओवरऑल जो परिवहन की बात हम कर रहे थे उसमें हमने कल क्या देखा, आपका स्वरूप देखा, चुनौतियाँ देखा और समाधान के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। तो अब इसके जो आपके प्रकार है परिवहन के, हम देखेंगे, चाहे सड़क का हो, चाहे रेल का हो, चाहे वो वायु का हो, उनको देखेंगे। और उसके बाद आपका जो आपका जल विद्युत परियोजना है उनको देखने की कोशिश करेंगे। और इसी क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो वो है जल वाला टॉपिक एक और था, ठीक है, उससे भी हम जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है उससे भी हम यहीं पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हम जो बात कर रहे हैं ये आपका सड़क परिवहन को लेके, ठीक है, सड़क परिवहन को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेंस में अगर टॉपिक आता है आपका कि परिवहन को लेकर, सड़क परिवहन के लेके अगर आपका सवाल बन गया, तो किस तरीके से आपको टैकल करना है, आपको उसमें उसके एक ब्रीफ इंट्रो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए, आपको चुनौतियाँ पता होनी चाहिए, संभावनाएं आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ सरकारी प्रयास क्या किए गए इस क्षेत्र में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रयास की जब बात आती है तो प्रयास में आपको सभी को लेकर चलना है। उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक्स आप सोच सको सबको आपको 4 डायमेंशन में आपको कवर करना है: संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य प्रयास। और फिर आपको उनको तैयार करना है, उसी पे आपका जो बेस आपका आंसर होगा वहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब जब हम उत्तराखंड में परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन को लेके, तो उसमें आपको पता ही है कि जो परिवहन तंत्र है आपका, ठीक है, उसकी जीवन रेखा आपका है उत्तराखंड में सड़क परिवहन है आपका, ठीक है जी। अब खासकर जब हम बात करें कहाँ, दुर्गम क्षेत्रों में, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। ये देख लो आप, ठीक है। तो खासकर जब हम बात करते हैं जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जो पर्वतीय क्षेत्र आपके हो गए, दुर्गम क्षेत्र हो गए, तो वहाँ में आपका जो देखोगे आप, तो लगभग अब राज्य की बात की जाए, मतलब जो दुर्गम क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको जो जीवन रेखा आपकी सड़क परिवहन है ना, वो आपकी जीवन रेखा बनी हुई है। उसमें से आपके जो खासकर आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ और ऑप्शन नहीं है उसके लिए ना, ही वायु का है ना ही रेल का है। अब जो 85% का जो अधिक यात्री आप जब देखते हो, या जो वस्तु की बात आती है, तो उसकी आवाजाही भी उत्तराखंड में आप जब देखते हो तो सड़क परिवहन के माध्यम से हो रही है। यानी सड़क परिवहन आपका एक प्रमुख आपका एक विकल्प बना हुआ है। इसके अलावा ना रेल का हम देख सकते हैं, ना उतना वायु का देख सकते हैं, ना ही जल का है। तो सड़क परिवहन में आप जब देखते हो तो लगभग 85% का जो आपके मामले हैं, चाहे आपका यात्री हो, चाहे आपके वस्तुओं की आवाजाही हो, वो आपका इसी माध्यम से आपकी हो रही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात आती है सड़क परिवहन के महत्व क्या है भाई उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये आप पहला आप लिखोगे सर्वोच्च कनेक्टिविटी भाई। पहाड़ी क्षेत्र में आप क्या है जहाँ रेलवे या हवाई संपर्क बहुत सीमित मात्रा में है, तो सड़क ही क्या है आपका एकमात्र आपका पहुँच का माध्यम बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड की बात क्या है कि अर्थव्यवस्था का आधार अभी भी बना हुआ है। पर्यटन को देख लो आप, चाहे वो चार धाम यात्रा की बात हो, ठीक है, चाहे वो बागवानी की बात हो, कृषि उत्पादों और बागवानी के उत्पादों को आपको जो मंडियों तक पहुंचाने की बात हो, तो इन सब के लिए क्या आपका ये अपरिहार्य आज भी बना हुआ है सड़क परिवहन। तीसरा, आप सामरिक अनिवार्यता आप देखोगे कि भाई जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है आपका, उत्तराखंड जो राज्य आपका है, वो चीन और नेपाल की आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आपका, उसकी सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। चाहे वो चीन हो चाहे नेपाल हो, दोनों बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सीमाओं से लगे होने के कारण क्या है कि जो आपका सीमा सड़क आपका जो संगठन है बीआरओ है, उसके द्वारा जो आपकी निर्मित सड़कें और जो पुल वगैरह हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी आपका जो सामरिक अनिवार्यता है उसके लिए भी आपका सड़क परिवहन उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा आपका आपदा प्रबंधन। अब प्राकृतिक आपदा जब उत्तराखंड का में तो बनी हुई है, हर महीने, हर छमाही, हर 2 माही में आपका आपदाएं आती रहती है। कभी भूस्खलन हो गया, कभी बादल फट गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया। तो इस दौरान क्या है आपका, कभी आग लग गई, तो इस दौरान क्या होता है, आपको अगर त्वरित आपको राहत पहुंचानी है, बचाव दल पहुंचाना है, आवश्यक वस्तुओं की आपकी आपूर्ति करवानी, तो ये सब क्या है, ये आपका है सड़कों पर ही आपका निर्भर करती है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो यानी कि आपदा की बात हो चाहे आपका बाकी चीज़ों की बात हो, इन सभी दृष्टि से आप देखोगे तो
जो आपका सड़क परिवहन है उत्तराखंड के संदर्भ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आपका महत्व की बात हो गई। अब आता है कि भाई उत्तराखंड में आपको किस स्वरूप किस तरीके से आपको देखने को मिलता है सड़क नेटवर्क का। तो सड़कों का आपका जो वितरण है उत्तराखंड में भौगोलिक रूप से आपका असम आपको देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में आपका घनत्व तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका पर्वतीय और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इसका घनत्व तो आपको कम देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण तो आपके वही है भाई, आपकी जो विषम भौगोलिक स्थितियाँ हैं वही है। अब आप जब प्रकार देखेंगे तो आपको एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको देखने को मिलते हैं, एक आपको राज्य राजमार्ग आपको देखने को मिलते हैं, एक आप हम कह सकते हैं आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में आप देख सकते हैं, और कुछ आपकी अन्य सड़कों के आप डिवाइड कर सकते हो। राष्ट्रीय राजमार्ग में आप देखोगे तो केंद्र की तरफ आपकी वित्त पोषित योजना है, राज्य की मुख्य दूरी है, NH7 आपका हो गया, NH9 आपका हो गया, कुमाऊं की मुख्य सड़क आपकी, ये सब हो गया। ठीक है, ये इनके पूर्व के नाम है। राज्य राजमार्ग की आप बात करोगे तो ये आपके राज्य सरकार की तरफ आपके सेव किए जा रहे हैं, इनको सिक्योर किया जा रहा है, अनुरक्षित की जा रही है। इनका काम क्या है, आपके जिला मुख्यालय आपके हो गए, जो महत्वपूर्ण कस्बे हो गए उनको जोड़ने का काम करती है। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिस योजना के अंतर्गत जो सड़कें बन रही है ये भारत सरकार की योजना है। इसके तहत क्या है कि जो दूरस्थ ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनको 12 सड़कों से जोड़ा जा रहा है। खासकर आप देखोगे तो आपका जो 250 प्लस आपके जो पहाड़ी आबादी वाले गाँव है वहाँ बेसिकली योजना काम करी, उन गाँव को जो है मुख्य सड़क आपके जो है उन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अन्य सड़कों में आप कैसे रखोगे, अन्य सड़कों आप सीमा सड़क को आप रखोगे, BRO द्वारा जो निर्मित की जाती है, जो ग्रामीण सड़कें आपकी होगी इनको आप क्या अन्य सड़कों के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो नेटवर्क के स्वरूप को आप इस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से आपका जो सड़क परिवहन काम कर रहा है। अब प्रमुख चुनौतियाँ क्या है भाई इसके समुख जो आपका सड़क परिवहन है, तो पहले आपका वही भूस्खलन और आपका जो भूवैज्ञानिक अस्थिरता है आपकी, यानी हिमालय आपका जो है वो युवा है और कमज़ोर है अभी भी, जिससे क्या होता है कि भारी बारिश आपकी हो गई, भूकंप हो गया, इनके दौरान आपकी जो सड़कें होती हैं वो आसानी से आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है या आपकी वो अवरुद्ध हो जाती है। तो ये क्या होता है आपका जो सड़कें वगैरह आपकी होती है उसमें एक चैलेंज आपका खड़ा हो जाता है। अभी हाल ही में आपका थराली में आपदा आई थी, उस टाइम कितनी भारी बारिश से कितनी सड़कें आपकी प्रभावित हुई थी। कुछ दिन पहले आप देखोगे तो प्रेमनगर वाला पूरा एरिया आपका हो गया, मालदेवता वाला एरिया हो गया, चमोली का अपना नंदानगर हो गया, मसूरी देहरादून का आपका जो हाईवे है वो सब पूरा क्षतिग्रस्त हुआ था थोड़ी सी बारिश के कारण। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाए या भूस्खलन वगैरह हो जाए तो आपकी जो सड़कें हैं वो भारी मात्रा में आपकी प्रभावित होती है। उससे आपका जो पूरा आपका जो दैनिक आम जीवन है वो जनजीवन पूरा रुक जाता है। दूसरा पर्यावरणीय क्षति। अब सड़क चौड़ीकरण हो गया आपका, उसके बाद जो आपकी बड़ी मात्रा में क्या है मलबा आपका नदियों में डाला जा रहा है, वनोन्मूलन किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको एक क्षति आपकी हो रही है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। मौसम संबंधी बाधाएं भी बनी हुई है। सर्दियों में आप देखोगे तो उच्च हिमालयी दर्रों पर आपको बर्फबारी और मानसून में बारिश के कारण क्या होता है कि यातायात बाधित हो जाता है, सड़कों में भारी मात्रा में आपकी बर्फ जम जाती है। फिर तो उसमें क्या होता है आपका जो आपका आवागमन होता है, आपका जो आम जो जनजीवन है वो भी थोड़ा सा बाधित होता है। ठीक है, उच्च लागत की आप बात की जाए, खड़ी ढलानें आपकी हो गई, गहरी घाटियाँ आपकी हो गई, इनमें क्या आपका भू वैज्ञानिक चुनौतियाँ हैं, उनके कारण आपका जो निर्माण आपका हो गया, रखरखाव आपका हो गया, उनकी लागत जो आपकी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कई गुना हो जाती है। ठीक है, तो वही बात है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो सड़कें बननी तो उनकी जो लागत आपकी चाहे उन्हें बनाने की हो चाहे उन्हें मेंटेन करने की हो उसमें आपकी उच्च लागत लगती है मैदानी क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि उनका बार बार टूटती रहती है हर मौसम में, हर बारिश में। ठीक है, वहाँ चैलेंज ज़्यादा है। ठीक है, मैदान तो आपका समतल मैदान है, आप बनाओ सड़क जिस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं ना, तो वहाँ आपको ज़्यादा उच्च लागत आपको लगती है, ज़्यादा मशीनीकरण लगता है, ज़्यादा आपको आपके कर्मचारी लगते हैं, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आपकी दुर्घटनाएं होगी। अब संकरी सड़कें आपकी बनी हैं, तीखे मोड़ आपको देखने को मिलते हैं, खराब ड्राइविंग भी होती है, इन सब के कारण कि आपकी सड़क दुर्घटनाएं आपको पहाड़ी क्षेत्रों में आपके अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, और ना ही उसमें आपको बचने का चांस मिलता है। अब मैदान में बात की जाए, अगर देहरादून वाले क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आपकी बात की जाए तो वहाँ अगर आपकी गाड़ी पलटेगी तो बगल में गिरेगी, आगे जाके गिर जाएगी। लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है ना, अगर पहाड़ में सड़क पे थोड़ा सा अगर मोड़ पे गाड़ी अगर पलट गई तो सीधा आपकी नदी में जाती है, खाई में जाती है और आपको पता नहीं लगता। तो इस कारण क्या है कि जो दुर्घटनाएं आपकी है पर्वतीय क्षेत्रों में वो भी आपकी बनी हुई है, जिसमें आपकी जो जान माल की हानि आपकी होती रहती है। अब इनका समाधान क्या है भाई, भविष्य की संभावना किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हो। सबसे पहली बात आपका क्या है, एक तो वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के आप सहारा लोगे, सुरंगें आपकी हो गई, बड़े पुल आपके हो गए, आपका जो वियाडक्ट्स आपका हो गया उसके निर्माण को आपको प्राथमिकता देनी है। वैकल्पिक मार्ग आपको तलाशने हैं। आपदा की स्थिति में आपके जो प्रमुख मार्गों के अलावा जो एक वैकल्पिक या जो बाईपास मार्ग हो उनका विकास किया जाना चाहिए। ढलान स्थिरीकरण का किया जाना चाहिए। सड़कों के किनारे आपके जो रिटेनिंग दीवारें आपकी हो गई और जो वैज्ञानिक स्थिरीकरण आपका हो गया, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन हो गया, उन तकनीकों का आपका प्रयोग आपको करना होगा। रोपवे नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं अपना। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आपका कनेक्टिविटी जो है वो खासकर पर्यटन को आपको बढ़ावा देने के लिए
आपका जो रोपवे हो गया, जो केबल कार नेटवर्क हो गया, उसको व्यापक विस्तार देना है। अभी केदारनाथ में चल रहा है, आपका हेमकुंड में कार्यरत है, अभी देहरादून से मसूरी का आपका जोड़ने का प्लान है रोपवे से। तो इन पे आपको व्यापक रूप से काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक एडिशनल आपका काम कर सकें अगर सड़कें आपकी प्रभावित होती भी है। इससे आपका पर्यटन संबंधी चीज़ें बढ़ेगी और आपका जो एक आसान आपका एक बैकअप आपका बन जाएगा। स्मार्ट परिवहन की बात कर रहा है, मौसम और यातायात की निगरानी के लिए आपका जो है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आपकी जो आधुनिक सेंसर तकनीक है उनका भी आपका को प्रयोग वगैरह करते रहना है। ठीक है, तो इन बातों के जरिए आप क्या है एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट कर सकते हो सड़क परिवहन को लेकर। ठीक है, अब सरकारी प्रयास योजनाएं क्या हैं आपकी, क्या बजटीय प्रावधान आपको देखने को मिल रहे हैं आपका जो चाहिए इसमें सड़क परिवहन को लेके, थोड़ा वो हम देख लेते हैं। तो प्रमुख योजनाएं की हम बात करते हैं, पहलों की बात करते हैं तो पहला आपको पता है ये चार धाम आपका जो विकास योजना है, आपका जो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है, इसको आपका जिक्र करना है। इसका उद्देश्य आपका वही है भाई, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ का आपकी लागत है। और जो चार धाम आपके हैं उनको 12 मासी और आपका 24/7 जो सुरक्षित सड़क संपर्क से जोड़ना है। विशेषता क्या है, चौड़ीकरण करना है, सड़कों सुरंगों और पुलों का निर्माण करना है, भूस्खलन जो संभावित क्षेत्र है उनको बाईपास करना है। अगला है आपका पर्वतमाला परियोजना, इसमें आपका राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत आप देख सकते हो दुर्गम और जो भीड़ भाड़ वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें परिवहन को सुगम बनाने के लिए आपका रोपवे और जो केबल कार का नेटवर्क किया जाना है। तीसरा आप देखो तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का, तो ये सीधे सड़क परिवहन नहीं है, लेकिन सड़क पर दबाव कम करने के लिए आप क्या है बैकअप के लिए हम इसे एक पर्वतीय कनेक्टिविटी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का परियोजना है। हालांकि डायरेक्ट आपका सड़क परिवहन से जुड़ा नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो इससे सीधा सीधा आपका जो सड़क परिवहन है उस पर जो आपका प्रेशर अभी बना हुआ है, जो दबाव बना हुआ है, वो कम हो जाएगा। तो इससे आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी हो गई, इसके आपका जो ये आपकी होगी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, इन योजना के तहत भी क्या आपका जो सघन आपका संपर्क जो आपका है वो बनाया जा रहा है सड़कों का। तो ये आपकी कुछ प्रमुख योजनाएं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके आपकी योजनाएं आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आपको उनको भी अपने आंसर में अगर आपका जगह बच रही है तो आप उसे ऐड कर सकते हो। लेकिन आपका सिर्फ 150 शब्द है और 150 शब्दों में आपको बहुत इतना सब टैकल करना बहुत चैलेंजिंग काम है अपने शब्दों में। ठीक है, अब बजटीय बात की जाए तो पूंजीगत व्यय में आपको जो सरकार क्या करता है हर वर्ष अब बजट का एक बड़ा हिस्सा इसमें PWD आपका हो गया सड़कों जो पुलों के निर्माण के लिए आवंटित करता है, जो क्या करता है अर्थव्यवस्था के निवेश को बढ़ाता है। चाहे एशियाई विकास बैंक हो उसकी सहायता से भी आप देखोगे तो उत्तराखंड सरकार जो है सड़क क्षेत्र के लिए विकास के लिए ADB हो गया, अन्य आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उनसे आपका ऋण प्राप्त कर रही है। सड़क सुरक्षा निधि की बात कर रहे हैं तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आपको जो ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है, सुधार किए जा रहे हैं, सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं, उन सब के लिए आपकी निधि का प्रावधान भी किया गया है। और आपका जो इलेक्ट्रिक वाहन आपका जो है बुनियादी ढांचा आपका है प्रदूषण को कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका है प्रमुख मार्गों पर आपके EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना भी की जा रही है, इसको आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। इस प्रकार आप देखोगे तो उत्तराखंड का जो सड़क परिवहन है आपका चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी आपका सरकारी योजनाओं और आपका जो वैज्ञानिक इंजीनियरिंग है उसके उपयोग से आपका जो सुरक्षित हो सकता है, टिकाऊ हो सकता है और कनेक्टिविटी की दिशा में आपका एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बढ़ सकता है। तो इन बातों को थोड़ा सबको ध्यान रखना है किसमें, सड़क परिवहन के संदर्भ में। अब आता है उत्तराखंड में रेल परिवहन की स्थिति क्या है भाई, विस्तार क्या है, भविष्य की आपकी परियोजना क्या है। तो जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन आपका उत्तराखंड में परिवहन तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग आपका माना जाता है सड़क परिवहन के बाद। ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो भौगोलिक चुनौतियां उत्तराखंड में बहुत है, विषम भौगोलिक स्थितियां हैं। उसके कारण क्या हुआ कि मुख्य रूप से आपका जो मैदानी और जो उप पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ तक कि आपको क्या है आपका जो रेल परिवहन है वो सीमित हो पाया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान स्थिति की हम बात की जाए तो उत्तराखंड में आप देखोगे तो रेल नेटवर्क की आप मुख्यतः 3 प्रमुख क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, 3 ही आपसे 2 ही आपको देखो। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र वाला आप काट ही दो, एक गढ़वाल देखो, एक कुमाऊं देखो। गढ़वाल में आपका हरिद्वार हो गया, देहरादून आपका हो गया, कोटद्वार वाला क्षेत्र आपका हो गया, ये रेलवे जंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हरिद्वार देश के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है तो देहरादून राजधानी होने के कारण महत्वपूर्ण का बना हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र का जो काठगोदाम हो गया, आपका जो लालकुआं हो गया, टनकपुर रामनगर प्रमुख केंद्र है और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका जो ये पहाड़ी जिलों की जो आंतरिक हिस्सों तक नहीं पहुंच पाई कौन सी रेल लाइन है, ठीक है, आप जो टनकपुर चंपावत हो गया और जो कोटद्वार पौड़ी हो गया, ये स्टेशन आपके जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अंतिम रेल हेड के रूप में कार्य करते हैं, इनको तो आपको जानते रहना है। तो वर्तमान स्थिति आपको गढ़वाल के हिसाब से और कुमाऊं के हिसाब से 2 भागों को डिवाइड करना है। ठीक है, तीसरे की जरूरत नहीं है। अब आती है महत्व की बात, किसका महत्व क्या है आपका रेल परिवहन का, तो वही राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। ये क्या है आपका राज्य को देश के अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। माल ढुलाई की बात की जाए, भारी माल हो गया आपका, थोक वस्तुएं आपकी हुई, इनकी ढुलाई के लिए जो है सड़क परिवहन की तुलना में अधिक सस्ता है और कुशल माध्यम आपका बन जाता है रेलवे। यात्री आवागमन की बात की जाए
तो लंबी दूरी की यात्रा की बात की जाए, खासकर आपका मैदानी इलाकों के लिए, तो यात्रियों का आपका मुख्य साधन आपका क्या है, रेलवे ही अभी भी आपका बना हुआ है। ठीक है। पर्यटन और तीर्थ यात्रा की बात की जाए तो हरिद्वार हो, देहरादून हो, इन जैसे स्टेशन पर आपका जो चार धाम यात्रा और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए आपका क्या महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा जो रेल, जो आपका सड़क परिवहन है, उस पर भी आपका दबाव कम करने के लिए इसका उपयोग के रूप में आपका जो एक महत्व के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है। त्वरित है, आपका समय बचाता है आपका, आप आर्थिक रूप से आप देखोगे तो किराए इस पे आपका जो सड़क परिवहन है उसका कम आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो इसमें महत्व के संदर्भ में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। रेल विस्तार के समक्ष हम चुनौतियों की बात करेंगे तो पहला आपका है भूवैज्ञानिक अस्थिरता। ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र में जो देखोगे तो ये तो भूकंप संभावित क्षेत्र है भाई। ठीक है। रेल लाइनों के निर्माण के लिए आपका सुरंगें आपकी हो गई, पुल बनाना आपका हो गया, ये सब क्या है, महंगा है और एक जोखिम भरा हुआ आपका बना हुआ है। उच्च निर्माण लागत की बात की जाए तो खड़ी ढलानें आपको देखने को मिलती है, नदी घाटियाँ आपकी हो गई, घने जंगल हो गए, इनके बीच से अगर रेल ट्रैक बिछाने की जो लागत होती है वो आपकी बहुत अधिक आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो उच्च निर्माण लागत है उसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसके अलावा आप जब देखोगे तो पर्यावरण और जो वन मुद्दे आपके बने हुए हैं वो आपके बने हुए भाई। अब रेल परियोजनाओं के लिए भी आपका क्या है, भूमि अधिग्रहण करना होगा, पहले वनों की आपकी कटाई करनी होगी, वनोन्मूलन करना होगा, उनसे क्या है आपका जो पर्यावरणीय मंजूरी आपकी है वो प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा कठिन काम आपको देखने को मिलता है। अगला है आपदा जोखिम। भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, उसके कारण क्या है, ट्रैक को नुकसान पहुंचने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। ठीक है। और भूस्खलन तो ऐसा है कि एक बार आए तो उस जगह पूरा आपका नामोनिशान साफ हो जाता है, तो पहले लगता है यहाँ पर कुछ था या नहीं था। तो ये आपका जो आपदा जोखिम है आपका बना हुआ ही है। ठीक है। अब भविष्य की प्रमुख योजनाओं की बात की जा रही है, प्रयास की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड में हम देखेंगे तो रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा आप जो है उसमें सुरंग हो गए और जो पुल हो गए उन पे आपके केंद्रित आपकी दो प्रमुख परियोजनाएं वो आपकी चल रही है, जिसका उद्देश्य क्या आपका रेल को पर्वतीय क्षेत्रों के करीब आपका ले जाना है। एक तो आपका है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। अब जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसको आपको अलग से जो है 150 या 125 शब्दों में आपको तैयार करके रखना है। ठीक है। अलग से ये काम आपको खुद करना है। उद्देश्य क्या है, तो गढ़वाल के आंतरिक आपके जो क्षेत्र है आपके देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग को रेल से जोड़ना आपका हो गया। विशेषताएं 125 किलोमीटर आपके लगभग ये लंबी परियोजना है आपकी। ट्रैक का 85% से अधिक आपका हिस्सा है सुरंगों से होकर गुजरेगा, जो भूस्खलन के खतरे को आपको कम करेगा। जब परियोजना की बात की जाए तो ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करेगी और सड़क परिवहन पर जो आपका निर्भरता आपकी बनी हुई है उसे आपका कम करने का काम करेगी। तो आप देखोगे तो सामरिक आपका हो गया, आर्थिक रूप से आपका जो महत्वपूर्ण रूप से आपको योजना आपको देखने को मिल रही है। कर्णप्रयाग तक जो रेल पहुंचने से क्या होगा, चार धाम यात्रा आपकी जो है और आपका जो स्थानीय विकास है उसको आपको एक अभूतपूर्व गति मिलेगी। तो पहले आपका ये हो गया। और टनकपुर बागेश्वर की बात की जाए तो ये भी आपको जो रेल लाइन है ये भी वही एक कुमाऊं के जो पर्वतीय जिले आपके बागेश्वर है उसको रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात की जा रही है। स्थिति क्या है इसमें, तो यह परियोजना अभी अब देखोगे तो आपके प्रारंभिक चरण में है और वो वैज्ञानिक को जो पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया में यदि सफल होती है तो कुमाऊं के जो आंतरिक हिस्से हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आपकी जो योजना आपकी है वो बन के आपकी उभरेगी। ठीक है। इसके अलावा का जो जो दून मेट्रो आपका हो गया, नियो मेट्रो आपका हो गया, तो दोनों मेट्रो के बारे में भी डिस्कस चल रही चीज़ों, तो उसके बारे में आप थोड़ा देखते रहना। ठीक है। निष्कर्ष की बात की जाए तो रेल परिवहन का जो सीमित होना जो है उत्तराखंड की एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी जो परियोजना है उसके माध्यम से अब क्या राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आपका जो सुरंग आधारित टनल बेस और सुरक्षित रेल नेटवर्क के विस्तार से क्या है उसकी दिशा में आपका एक निर्णय कदम उठा या जा रहा है। तो रेल संदर्भ में आपको रेलवे परिवहन के संदर्भ में आपको इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगला हमारा वायु परिवहन के बारे में, ठीक है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आपका जो वायु परिवहन की स्थिति क्या है उत्तराखंड में, वायु परिवहन के लिए कितना इंपॉर्टेंट आपको देखने को हो सकता है। तो जब बात हम करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का जो आपका दुर्गम आपका क्षेत्र हो गया, जो आपका जटिल आपकी जो भू आकृति होगी, तो इसको देखते हुए क्या है आपका जो वायु परिवहन है वो राज्य के लिए आपका केवल सुविधा नहीं है बल्कि एक सामरिक और आपदा प्रबंधन की एक आवश्यकता भी बनी हुई है। और ये सबसे तीव्र और विश्वसनीय परिवहन आपका साधन है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। तो इतना आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब वायु परिवहन की हम बात करें कि वर्तमान स्थिति क्या है, विस्तार किस तरीके से है, तो उत्तराखंड में जो रेल परिवहन की तरह आपका जो वायु परिवहन है उसका विस्तार भी आपको सीमित रूप से आपको देखने को मिलता है। और राज्य में मुख्य रूप से आपके 3 आपके जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं और कुछ आपके छोटी हवाई पट्टियाँ हैं जो हेलीपोर्ट्स आपके हुए
उसके अंतर्गत आप कार्य बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो पहला हम जब बात करेंगे हवाई अड्डे की, तो आपको पहला है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो आपका देहरादून गढ़वाल में आपको है। इसका महत्व क्या है भाई, क्योंकि मुख्य नागरिक हवाई अड्डा है, राज्य का सबसे आपका व्यस्त हवाई अड्डा है और देश के प्रमुख शहरों से क्या है सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला है आपका पंतनगर आपका जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, तो उधम सिंह नगर कुमाऊं में आपका स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का आपका मुख्य हवाई अड्डा आपका बना हुआ है। इसका प्रयोग आपका औद्योगिक और जो पर्यटन गतिविधि है उसके लिए आपका हो रहा है। आपका जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है आपका, वो हो गया पिथौरागढ़ में आपका बना हुआ है। सीमांत जिले की कनेक्टिविटी के लिए सामरिक रूप से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है और उड़ान योजना के तहत इसका जो उन्नयन है वो आपका किया जा रहा है। अगला आपका है चिन्नौली रिसोर्ट आपका जो एयर स्ट्रिप है उत्तरकाशी में, ये आपातकालीन जो लैंडिंग आपकी होगी, आपदा राहत और चार धाम क्षेत्र के लिए आपका जो उपयोग में है ये इसलिए लाया जाता है। तो चिन्नौली रिसोर्ट आपका जो है एयर स्ट्रिप उत्तरकाशी में, इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब वायु परिवहन का महत्व क्या है भाई, आपदा राहत और बचाव सबसे पहले, तो ये वायु परिवहन की आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भूस्खलन हो या बाढ़ हो, उसके बाद जो आपका सड़क मार्ग कट जाता है, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा ही आपका राहत सामग्री पहुंचाने और जो फंसे हुए लोगों को निकालने का एकमात्र प्रभावी जो उपाय आपका हो गया, माध्यम हो गया, वो आपका वायु परिवहन आपका हो गया। ठीक है। पर्यटन संवर्धन की बात की जाए, तो ये उच्च आय वर्ग के जो पर्यटक हैं उनको समय की कमी वाले जो आपके तीर्थ यात्री हैं उनको सीधे चार धाम क्षेत्रों तक आपका पहुंचाना हो गया। सीधे चार धाम जो आपके क्षेत्र हैं उन तक पहुंच प्रदान करता है कौन, आपका जो वायु आपका परिवहन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हेली टूरिज्म है आपका उसको बढ़ावा मिल रहा है। सामरिक एवं सीमा सुरक्षा की बात की जाए, तो सीमांत क्षेत्र आपकी होगी, पिथौरागढ़ आपका हो गया, उत्तरकाशी आपका हो गया, तो यहाँ आपकी निगरानी आपकी होगी, सुरक्षा बलों की आपकी आवाजाही होगी, उसके लिए आपकी हवाई पट्टियाँ आपकी हो गई और जो हेलीपोर्ट्स हैं आपके वो बहुत ही आवश्यक आपके बने हुए हैं आज भी। और क्या है भाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, सेवाओं की बात की जाए, तो गंभीर मरीजों को कम समय में आपका जो है बेहतर स्थिति या बेहतर चिकित्सा सुविधा वाले शहरों तक पहुंचाने के लिए आपका जो एयर एम्बुलेंस सेवा है उनका आपका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। संपर्क क्रांति की बात की जाए, तो दूरस्थ क्षेत्रों को उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से क्या है राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर क्षेत्रीय विकास को गति देने का काम किया गया है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है। ठीक है, तो संपर्क क्रांति हमने देखा, भूमिका आपने समझ गए, महत्व आप समझिए कि आपदा राहत बचाव में आपकी भूमिका बहुत बनी हुई है। आपका जो पर्यटन संवर्धन आपका है उसके लिए बनी हुई है। सामरिक एवं आपका जो सीमा सुरक्षा आपकी उसके लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं आपके लिए बनी हुई है। अभी ऋषिकेश से आपका जो है आपका दवाई पहुंचाने का काम शुरू किया गया, कौन सी मेडिसिन के तहत ना, योजना का नाम भूल रहा हूँ मैं, उसका वो ध्यान रखना है, संपर्क क्रांति के रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी महत्व इसकी बनी हुई है। अब इसके समक्ष चुनौती क्या है भाई, तो एक तो प्रमुख चुनौतियाँ आपकी जो मौसम की मार आपको देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों का जो कोहरा वगैरह हो गया, कम दृश्यता आपका हो गया, और अचानक होने वाली जो बारिश आपकी है, बर्फबारी के कारण आपके उड़ानें अक्सर आपकी रद्द हो जाती है, जिससे यात्रियों को आपका असुविधा आपकी होती है। भू आकृति की आपका जो बाधा आपकी है, हवाई पट्टी के लिए आपको जो आवश्यक आपकी एक समतल भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे आपका क्या है, अब इसमें ये बोल रहा है कि बाधा, तो हवाई पट्टी का जो निर्माण करते हो तो आपको एक समतल भूमि एक निश्चित रूप में आपको 2 किलोमीटर का क्षेत्र आपको सीधा चाहिए, 1.5-2 किलोमीटर एक जो इसकी लिमिट होती है, लेकिन उसकी कमी आपको पहाड़ी क्षेत्र में होती है। बहुत जनरल सी बात है, और पहाड़ी क्षेत्र आपको इतनी समतल भूमि कहाँ मिली एक साथ, तो उससे क्या होता है, उससे फिर निर्माण करने में आपको एक लागत आपको ज़्यादा लगती है, आपके समय आपका ज़्यादा बढ़ता है आपका। कम कनेक्टिविटी भाई, कई पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो अभी भी आपके जो निकटतम हवाई अड्डा है वो आपको 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पे आपको देखने को मिलता है। उच्च परिचालन लागत की बात की जाए, हेलीकॉप्टर जो आपकी सेवाएं हैं उनका किराया जो आपकी आम जनता की पहुंच से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। ठीक है, ये आपका कुछ चुनौतियाँ हैं। अब मौसम की मार वाला आप देखोगे तो इसमें आप बार बार आप देखोगे तो आपदा के टाइम मतलब बहुत सारी आपदाएं उससे मतलब दुर्घटनाएं बेसिकली वहाँ से होती रहती है हेलीकॉप्टर में। आपने अभी जो चार धाम यात्रा की हुई थी केदारनाथ में आप देखोगे तो वहाँ भी कई हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, कई लोगों की मौत वगैरह भी हुई थी। ठीक, उत्तरकाशी में एक क्रैश हुआ था आई थिंक। तो इन बातों को आपको जानते आपको रहना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो समाधान और संभावना क्या है भाई, इसमें आपने देख लिया। अब संभावना की बात की जाए तो हेलीपोर्ट्स का विकास किया जाए, जिला मुख्यालयों की बात हो जाए, आपकी प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात हो जाए, होली अर्सिल आपकी हो गया, धार्मिक स्थान आपके हो गए, और उन पर आपके छोटे हेलीपोर्ट्स का निर्माण करना है। ठीक है, और फिर एक आप यहाँ पे क्या ऐड करते हो, एक लालच ऐप ऐड कर सकते हो। ठीक है,
आप केदारनाथ यात्रा के टाइम पे देखोगे तो वहाँ के जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, वो दिन के पता नहीं कितने चक्कर मारते रहते हैं, बिना लोगों की जान जोखिम में डालते हुए भी। तो वो भी आपका एक कारण बनता है भाई, एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतने दिन में आप सिर्फ इतने चक्कर मार सकते हो, इतने यात्री हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका एक जो दबाव बनता जा रहा है यात्रा के टाइम, आप देखोगे तो भारी मात्रा में हेलीकॉप्टर चलते हैं रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में, आप देखोगे और ठीक है। तो हेलीकॉप्टर्स का विकास आपका हो गया। तकनीकी उन्नयन भाई, जब खराब मौसम में भी आपकी उड़ान भरने और उतरने में सहायता के लिए हवाई अड्डों पर आपके आधुनिक नेविगेशन उपकरण आपको लगाने हैं। लाइटनिंग सिस्टम की आपको स्थापना करनी चाहिए। जो हेली टूरिज्म है आपको उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आपकी सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आपकी जो हेली टैक्सी है उन सेवाओं को आपको किफ़ायती बनाना चाहिए। उड़ान मार्गों का आपको विस्तार करना चाहिए। सुरक्षा मानकों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहाड़ी उड़ानों के लिए पायलट आपके हो गए, जो आपके ग्राउंड स्टाफ आपके हो गए, उनके लिए कठोर सुरक्षा हो गई, कठोर प्रशिक्षण आपका हो गया, कौशल वगैरह हो गया, उन मानकों का आपको कठोरता से आपको पालन करवाना है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप जो आपका वायु परिवहन है उसे आप और मजबूत आप बना सकते हो, ठीक है। सरकारी प्रयास और योजनाएं भाई, तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना जो आपकी है, केंद्र सरकार की आपकी योजना है, इससे आपका क्या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में आप देखोगे तो पिथौरागढ़ हो गया, पंतनगर, आपके जैसे हवाई अड्डे हैं, इनको इस योजना से आपका जुड़ा गया है, जिससे कि आपको जो सस्ती हवाई आपकी यात्रा है वो संभव हुई है भाई। एयर एम्बुलेंस सुविधा की बात आप की जाए तो राज्य ने आपदा और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर आधारित जो एयर एम्बुलेंस सेवाएं उसके संचालन को भी प्रोत्साहित किया है, और एम्स से आपको इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। एयर स्ट्रिप आपके हो गए, हेलीपोर्ट्स आपके हो गए, उसका आपको विस्तार करना है। नैनीसैनी आपका हो गया, चिन्यालीसौड़ आपकी हवाई पट्टियाँ हैं, उनका उन्नयन करना है, उनका विस्तार करना है, विकास करना है, ताकि बड़े विमानों का जो आपका संचालन भी आपका हो सके। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी आपके जो कई हेलीपैड है उनका विकास आपको करना है, उनका बेहतर मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। बजट में आप देखो तो पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका जुड़ाव बात कर रहा है कि राज्य के बजट में वायु परिवहन को सीधे आपका जो है पर्यटन आधारभूत संरचना के रूप में आपका देखा जाता है। नए हवाई अड्डे आपके हो गए, हेलीपोर्ट्स हो गए, उनके लिए भूमि आपका अधिग्रहण हो गया, विकास हो गया, उनके लिए आपका निरंतर आपका जो पूंजीगत व्यय आपका जो कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर है उसका प्रावधान आपका किया जाता है। रख रखाव की बात की जाए तो हवाई पट्टियाँ आपकी हो गई, हेलीपोर्टों का रखरखाव आपका हो गया, सुरक्षा उपकरण आपके हो गए, उनके आधुनिकीकरण आपकी बात हो गई, उसके लिए आपके अलग से अनुदान भी आपका वो आवंटित किया जाता है। तो वायु परिवहन की हम बात करेंगे तो देखेंगे आप उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण भी आपका जो एक अनिवार्य आवश्यकता है, और सरकारी प्रयास जैसे सामरिक हो गया, पर्यटन आपका हो गया, आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर आपका मजबूत करने पर केंद्रित बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके परिवहन को हमने देख लिया है पूरा, किस किस तरीके आपको इन परिवहन के अगर संबंधित अगर सवाल आपके पास आते हैं तो उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं टाइम कितना हो गया आपका। तो टाइम 27 मिनट हो गए। हम ये करते हैं कि आपको ये 2 टॉपिक जो बचे हैं इसको पूरा कर लेते हैं आपका, ठीक है। अब चाहे क्लास 35 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, ठीक है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं सीधा। अगला टॉपिक आप देखोगे तो वो है आपका उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को लेके आपका, ठीक है। इनका महत्व क्या है, चुनौती क्या है और समग्र दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। परियोजना के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, परियोजना आपको पता ही है कौन कौन सी आपकी उत्तराखंड चल रही है, चाहे टिहरी की बात हो, चाहे आपका कोई और परियोजनाएं हो, तो जितनी आपकी परियोजनाएं आपको उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको पहले से पता हुआ है, चाहे वो टिहरी बांध परियोजना के बारे में हो, ठीक है, चाहे आपका वो बाकी बाकी जो परियोजना है उन सब के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। मंदिरी भाली को ले लो आप, चाहे आपका नैनीताल के वाले को ले लो, आपके देहरादून में जितनी भी आपकी परियोजना है सबके बारे में आपको पता ही, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपको उन परियोजनाओं को थोड़ा और अच्छे से आपको तैयार कर देना, ठीक है। मैं अभी जो लेके चल रहा हूँ, जो आपका मेंस में किस तरीके से आपका सवाल बन सकता है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड में बात करेंगे, इसे देवभूमि कहा जाता है। तो अपनी विशाल नदी प्रणालियाँ जो आपकी है, गंगा यमुना, उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनके कारण क्या है, देश में जल विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ आपका जल विद्युत विकास जो है, राज्य की अर्थव्यवस्था आपकी होगी, ऊर्जा सुरक्षा आपकी होगी, राष्ट्रीय आपके सामरिक हित हो गए, उनके लिए अत्यंत आपका क्या है, महत्वपूर्ण बना हुआ है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। आगे आओ, ठीक है, हो गया। अभी बोले कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं क्या एक्चुअल में, कि आप इनसे समझते क्या हो, उत्तराखंड में इनका महत्व किस तरीके से है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं की बात हम करते हैं कि एक ऐसी परियोजना के रूप में आप देखोगे जिसमें क्या होता है कि जो जल आपका बह रहा है, जो बहता जल है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग करके क्या है कि टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है, और विद्युत का फिर उत्पादन किया जाता है। सरल भाषा में सिर्फ आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है भंडारण आधारित स्टोरेज बेस्ड आपका हो गया, एक आपका हो गया रन ऑफ द रिवर आपका हो गया, यानी कि रन ऑफ द रिवर हो गया। अब जो स्टोरेज आप जो समझोगे भंडारण वाला, इसमें यानी कि जो नदी का आपका जल है, कोई नदी है, ठीक है,
ये कोई नदी है, ठीक है, इसका जल आपका आ रहा है, ठीक है। अब इस नदी के जल क्या करेंगे, एक बांध आगे बना देंगे, एक, अब ऐसे क्या होगा, एक विशाल आपका जलाशय बन जाएगा। तो ऐसे में इस जल को आपका संग्रहित किया जाता है, तो ये आपका कहलाता है स्टोरेज बेस्ड आपका, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं टिहरी बांध का, ठीक है। अब आपका रन ऑफ द रिवर जो आपकी टेक्निक है, इसमें क्या है, इसमें नदी के प्रभाव क्या है, बिना बिना बड़े जलाशय को बनाए बिना क्या है, एक सीमित मात्रा में आपका मोड़ा जाता है, और एक ढलान का उपयोग करके क्या है, एक टरबाइन आपकी चलाई जाती है, और यह पर्यावरण के लिए आपका कम हानिकारक आपका मानी जाती है। क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें आपको इसे बांध बनाने की जरूरत नहीं है प्रॉपर, जब बांध बनाने की जरूरत नहीं है तो ना ही पानी यहाँ पे रुकेगा, ना स्टोरेज होगा, और ना ही इसमें कोई बड़ा जलाशय बनेगा, और ना उस जलाशय के बढ़ने के कारण क्या है, स्थानीय आपकी जो विविधता होगी, जो जंगल जमीन होंगे, जो लोग होंगे, जो गाँव होंगे, न उनका विस्थापन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये आपका कम हानिकारक आपकी मानी जाती है, कौन, रन ऑफ द रिवर तकनीक, ठीक है। अब उत्तराखंड भाई महत्व क्या है इनका, तो ऊर्जा प्रदेश की उपाधि के रूप में, तो उत्तराखंड को जो है भारत में ऊर्जा प्रदेश के रूप में आपका स्थापित करने की क्षमता इनमें है। राजस्व का प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो उत्पादित बिजली को हम जब देखेंगे तो अन्य राज्यों के को बेचकर जो है राज्य के राजस्व जो है उसमें एक महत्वपूर्ण आपकी जो वृद्धि हम कर सकते हैं। रोजगार सृजन की बात हो, परियोजनाओं के जब निर्माण होगा, संचालन होगा, तो उसमें आपके स्थानीय रोजगार होंगे, उनके अवसर आपके ज़्यादा पैदा होंगे। बहुउद्देशीय लाभ, बड़े बांध जैसे टिहरी बने तो इससे ना केवल आपकी बिजली पैदा होगी बल्कि सिंचाई होगी, पेयजल होगा, मत्स्य उत्पादन वगैरह होगा, पर्यटन वहाँ पे होगा, समझो। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके जो बहुउद्देशीय इससे लाभ आपके निकलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो देश की जो आपकी नवीकरणीय आपकी ऊर्जा है उन लक्ष्यों की पूर्ति में भी इसका योगदान आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। अब जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो जल विद्युत क्षमता है लगभग लगभग आपका 27,000 मेगावाट तक से अधिक आपकी जो है वो आंकी गई है, ठीक है। तो 27,000 मेगावाट से अधिक आपकी जो क्षमता है वो उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की आंकी गई है। अब कुछ प्रमुख आपकी जो योजनाएं ये आप देख लो, टिहरी बांध आपका हो गया, कोटेश्वर आपका हो गया, धौली गंगा हो गया, विष्णुप्रयाग हो गया, मंझली भारी हो गया। आपके इनका मेगावाट साइज कितना है वो आप देख लो। ये आपका पता ही, भारत का ऊंचा आपका विश्व का चौथा हो गया, सबसे ऊंचा आपका जो मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध है, बहुत सी आपकी योजना है। कोटेश्वर आपका टिहरी बांध का निचला हिस्सा है। कुमाऊं क्षेत्र में आपकी एक महत्वपूर्ण आपकी परियोजना धौली गंगा आपकी हो गई। विष्णुप्रयाग आपका चमोली जिले में अवस्थित है। मंझली भाली उत्तरकाशी जिले में आपकी अवस्थित है। तो इन योजनाओं को थोड़ा सा आपको बेसिकली आपको थोड़ा जानते रहना है थोड़ा अच्छे से। एक तो जो चर्चाएं बनी होगी या फिर जो करंट के पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है उस योजना में आपको थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन आप जब कंप्लीट एक आंसर लिखोगे जल विद्युत परियोजनाओं का तो उसमें आप इन 3-4 परियोजनाओं का आप उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात है कि इन परियोजनाओं का संचालन जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और आपका जो THDC है आप उसके द्वारा आपका किया जाता है, ठीक है, THDCIL, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जल विद्युत परियोजनाओं की आपकी चुनौती क्या है भाई, कौन कौन सी आपकी जो चैलेंजेस वगैरह हैं, कौन कौन से रिस्क खतरे वगैरह बने हुए हैं आपकी जल विद्युत परियोजनाओं को लेके। तो उत्तराखंड की जब बात करेंगे, उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजना है उनका जो विकास आपका है वो मुख्यतः चुनौतियों से भरा हुआ है भाई। विशेषकर आप जब देखोगे तो पर्यावरणीय और आपका जो सामाजिक मोर्चा है उस पर आपका इनका जो एक चैलेंज वगैरह है, जो इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आपका भू वैज्ञानिक जोखिम, तो हिमालय क्षेत्र में आपका जो भूगर्भीय रूप है आपका वो अस्थिर है भाई, ठीक है। सुरंगें बन रही है, बांधों का निर्माण हो रहा है, उससे आपको क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, वो भू दशाओं की आपकी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही जो आपके डैम जो टिहरी डैम है वहाँ पे आपकी भूकंप भी आपकी उसके नीचे आपकी प्लेटें गुजर रही है, तो जरा सिर्फ की हलचल होगी तो भू आपका जो बांध वगैरह है वो टूटने का खतरा बना रहता है, जिसमें आपका भारी मात्रा आपका विनाश हो सकता है लंबे लंबे क्षेत्रों तक, दूर दूर तक। पर्यावरणीय प्रभाव आप देखो भाई, तो बांधों के कारण क्या है, आपका नदी का आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो फ्लो एंड जो एक्वाटिक लाइफ है वो आपका बाधित होता है भाई। नदी का बहाव आपका कम होने से आपका नदी का एक हिस्सा आपका सूख जाता है, सूखा पड़ जाता है। परियोजना के लिए आपका वनोन्मूलन जैसे आप उससे क्या होता है कि जैव विविधता का आपका नुकसान हो रहा है। सामाजिक आपका विस्थापन, आप जलाशय बनेगा तो बड़े पैमाने पर आपकी जो स्थानीय आबादी होगी, जो गाँव होंगे वो विस्थापित होंगे थे। अब उनसे आपका पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। उनका जो आपका समाज होता है, जो कल्चर उनका होता है, उनका जो मानसिक आपका स्थिति आपकी होती है, उन सब चीज़ों पर क्या एक इम्पैक्ट डालता है बड़ी मात्रा में। आपदा संवेदनशीलता भाई, अब ग्लेशियर विस्फोट की हम बात करेंगे और जो फ्लैश फ्लड आपका हो गया, क्लाउड बर्स्ट आपका हो गया, इनके कारण भी आपकी परियोजनाओं को गंभीर नुकसान आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका तपोवन विष्णुघाट आपकी जो परियोजना थी पूरी तरह से आपकी चमोली में नष्ट हो गई थी। 2021 में आपका जो रैनी त्रासदी आपकी आई थी, समझो। अभी जो थराली में आपदा आई थी उसका भी शुरुआती एग्जाम्पल आपका जो रीजन माना जा रहा था वो आपका क्लाउड बर्स्ट माना जा रहा था। तो इनको आप थोड़ा सा देखते रह सकते हो, ठीक है। पर्यावरण बनाम विकास का संघर्ष तो बना हुआ है भाई।
अक्सर जो पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं वो विकास समर्थकों के बीच आपके तीखे संघर्ष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंज आपके बने हुए हैं। अब समाधान क्या हो भाई इसका? चैलेंज आपने देख लिया कि भाई ये चैलेंज आपने बना दिए, अब समाधान क्या होना चाहिए, फिर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। तो समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं भाई? तो पर्यावरणीय स्थिरता की बात हम करेंगे। तो बड़ी परियोजना के बजाय हमें क्या करना है, छोटी छोटी हमें परियोजना को प्राथमिकता देनी है, जो कि आपका बेसिकली रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आपका बेस होगा। इसमें आपका नदी में क्या होगा, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव आपका सुनिश्चित करना हमें है। जोखिम न्यूनीकरण भाई, परियोजना निर्माण से पहले आपको क्या है, एक व्यापक प्रभाव आंकलन जो आपका है पर्यावरण वाला ही आइए, पर्यावरण प्रभाव आंकलन जो है, इन्वायरमेंट जो आपका इम्पैक्ट असेसमेंट है आपका, और जो आपका भूवैज्ञानिक अध्ययन है उसको अनिवार्य कर देना है भाई। अत्याधुनिक जो तकनीक है आपकी, उससे आपका आपदा चेतावनी प्रणाली तंत्र आपको स्थापित करना है। सामाजिक न्याय की बात की जाए तो स्थापितों के लिए आपका न्याय संगत और समयबद्ध आपका जो पुनर्वास नीति लागू करना है, जिससे क्या होगा, आजीविका के लिए एक प्रशिक्षण भी शामिल हो और सहायता भी आपकी शामिल हो। ऐसा नहीं कि वो वहाँ डैम बना, वहाँ के लोग डूब गए, वहाँ की आपकी जनता डूब गई, वहाँ के क्षेत्र डूब गया, उनको अपने पुनर्वास किया और पुनर्वास बेचारे अभी उनका 4-4 5-5 साल तक होना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। विद्युत उत्पादन की बात की जाए, जल विद्युत पर आपकी जो निर्भरता है उसे हमें कम करना है भाई। हमें जो सौर ऊर्जा हो गई, जो पवन ऊर्जा हो गई, तो ऐसे में अन्य जो वैकल्पिक आपके नवीकरणीय आपके स्रोत हैं उनमें निवेश को भी बढ़ावा देना है। हमें सिर्फ आपका जो विद्युत उत्पादन है, जो विद्युत ऊर्जा है, उस पर हमें निर्भरता आपकी कम करनी है। सरकार ने क्या कदम उठाए, तो इसको भी सेम उसी तरीके से आप तैयार करोगे, संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य। ठीक है, सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की है भाई। ये राज्य की नोडल एजेंसी है जो जल विद्युत उत्पादन और प्रबंधन को संभालती है। न्यायालयों का हस्तक्षेप आप ले सकते हो, जो उच्चतम न्यायालय हो गया आपका और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी हो गया, उसके दौरान जो आपका गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उन पर आपको जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें परियोजनाओं को प्रतिबंधित स्थगित करने के निर्णय संबंधी उनका अधिकार है। आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो राज्य आपदा न्यूनीकरण एवं जो प्रबंधन केंद्र है उनको जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा और ऑडिट और जो जोखिम मूल्यांकन के लिए सक्रिय करना है। नीतिगत बदलाव की बात की जाए तो नई जल विद्युत नीतियों में हम जब देखेंगे, अब ई फ्लो पर्यावरण फ्लो के प्रावधान को भी आपको शामिल किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि नदी का एक न्यूनतम प्रभाव जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। समझो कि ऐसा है भाई, इसमें ये है तो इसमें एक प्रभाव आपका लिमिट होगा कि भाई इसमें से आधा हिस्सा पानी तो बहता ही रहेगा, आधे को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो नीतिगत बदलाव आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब निष्कर्ष की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के लिए जल विद्युत परियोजना आपकी जो है विकास की मजबूरी है, लेकिन हिमालय की जो नाजुक पारिस्थितिकी है उसको देखते हुए इनका विकास अब क्या है, छोटे आकार आपकी जो रन ऑफ रिवर तकनीक है और जो कठोर पर्यावरण एवं जो सुरक्षा मानदंड है उनके साथ ही आपका संभव है। और भविष्य का मार्ग आपका जो है सतत जल विद्युत विकास और ऊर्जा मिश्रण का आपका जो विविधीकरण है उसमें आपका निहित बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो ये जल विद्युत परियोजना वाला टॉपिक है ये आपका खत्म होता है। ठीक है, किस तरीके से आपको इसे टैकल करना है, क्या चुनौतियाँ आपको दिखनी है, क्या आपका समाधान आपको देने हैं, और प्रमुख आपकी जो परियोजना आपकी है उनको आपको थोड़ा सा तैयार करके जाना है अपनी ओर से। ठीक है, इतना टाइम नहीं कि सब कुछ मैं आपको करवा दूँ, कुछ आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट भी आपको करना है। ठीक है, तो बाकी आप देखते हैं आपका अगला टॉपिक जो आपका बचा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, वीडियो आपकी 38-40 मिनट की होगी, इस वाला टॉपिक को छोड़ देते हैं आज, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को अलग हम कल देंगे छोटे टॉपिक के रूप में, इसके साथ में कोई दूसरा टॉपिक आपका मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो फिर कल हम इस टॉपिक को आपका देख लेंगे। आज ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं करते, क्लास ज़्यादा लंबी करके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हो किस तरीके से आपको ये आपका जो आपका परिवहन वाला टॉपिक था, आपका जल विद्युत परियोजना वाला टॉपिक है, तो आपको मेंस के लिए तैयार करना है। ठीक है, इसी के साथ अभी अभी जो आपका मेंस का प्री का रिजल्ट है 2025 पीसीएस प्री का रिजल्ट आपका आ गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको हार्दिक बधाई। ठीक है, वो मेंस के लिए आप बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल झोंक दो अपनी आग की तरह। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो हिम्मत ना हारे, अपनी जो कमियां आपकी रहेगी उनको सुधारो, और कैलेंडर आपका आ ही गया है, कुछ महीनों बाद आपको दोबारा आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से कमेंट करें अगर वीडियो आपकी हेल्पफुल रही है आपके लिए, और जल्दी मिलते हैं आपको फिर कल सुबह। उसके अलावा ये हम पीसेस की एक वीडियो हम और लेके आते हैं प्री को लेके, रिजल्ट को लेके। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है।